हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, जिसका नाम है वज्रपात या ठनका या आकाशीय बिजली, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मानसून के दिनों में या बरसात के दिनों में काफ़ी देखने को मिलता है। तो आप जानोगे सबसे पहले कि आखिर ये कितने वोल्ट का होता है, कितने एम्पियर का होता है, ये सब हम आप लोगों को बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि वज्रपात जो है, ठनका, ये एक ऐसी आपदा है जिसके कारण पूरे देश में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इसे काफ़ी हद तक टाला जा सकता है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि वज्रपात आखिर कैसे उत्पन्न होता है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले ये जानिए कि ये जो ठनका है या बिजली जो चमकना है वो कितने वोल्ट का होता है। तो देखिए, ये जो बिजली होता है ये आपका जा करके वोल्ट बराबर होता है 10 करोड़ वोल्ट। देखिए, ये जो ठनका होता है ये कितने वोल्ट का होता है, 10 करोड़ वोल्ट का होता है। जबकि हमारे घर में जो लाइन यानी बिजली आती है वो मात्र 220 वोल्ट का होता है, यानी 220 वोल्ट का होता है। अब सोच लीजिए कि इतना करोड़ वोल्ट आता है। यदि इतना करोड़ वोल्ट का यदि किसी मोटे व्यक्ति को भी यदि झटका लग जाए तो सोच लीजिए कि बिल्कुल वह एक पक्षी के समान बन जाएगा। क्योंकि घर में आने वाला करंट जब लग जाता है 220 वोल्ट का होता है, तो आप खुद सोच करके देखिए कि 220 वोल्ट का जब झटका लगता है तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है, और ठनका गिरने के बाद 10 करोड़ वोल्ट जो है का झटका लगता है उसे। और जानिए आप लोग कि इसमें कितना करंट मीन्स होता है धारा, इसमें कितना करंट उत्पन्न होता है तो 10,000 एम्पियर। 10,000 एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक यानी करंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर होता है। 10,000 एम्पियर जो है इसमें धारा उत्पन्न होता है। जबकि सोच लीजिए कि हमारे घरों में मात्र 5 एम्पियर की धारा से कूलर, टीवी, फ्रिज इत्यादि आसानी से चल जाते हैं। तो सोच लीजिए कि कितने एम्पियर का झटका लगता है लोग को, तो 10,000 एम्पियर का झटका लगता है। उसके बाद आप लोग जानोगे कि इसमें कितनी गर्मी होती है, इसमें कितना एनर्जी होता है। तो सोच लीजिए कि इसमें जो है अप्रॉक्स 20,000 डिग्री सी से 30,000 डिग्री सी तक, 20,000 डिग्री सी से 30,000 डिग्री सी तक के जो है इसमें हीट होता है। जबकि सोच लीजिए कि ऐसा वैज्ञानिकों का माना जाता है कि सूर्य का जो आउटर सरफेस है यानी सूर्य का जो बाहरी सतह है उसमें टेम्परेचर कितना होता है तो 6,000 डिग्री सी होता है। तो आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि लगभग 3 गुना से भी अधिक, यानी सूर्य का जितना टेम्परेचर है उससे लगभग 3 गुना से भी अधिक पावर में जो है ये ठनका या वज्रपात अचानक व्यक्ति के शरीर पर गिर जाता है। ये कम समय के लिए ही होता है, लेकिन इससे भयंकर जान माल की हानि होती है। ये अप्रॉक्स टाइम जो है कितने समय तक रहता है, बहुत ही कम समय तक, लगभग 0.005 सेकेंड तक के इसकी उपस्थिति वैज्ञानिकों ने दर्ज की है। अब आप लोग ये जानें कि आखिर ये वज्रपात या ठनका उत्पन्न कैसे होता है। तो दोस्तों, आकाश में बादलों के बीच में घर्षण होने से चिंगारी उत्पन्न होती है। इट मीन्स निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, ऋण आवेश जिसे कहते हैं। यानी बादलों के बीच में घर्षण होने के बाद, टकराने के बाद ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जबकि आप लोग देखे होंगे कि अक्सर यदि बादल आकाश में इधर उधर घूमते हुए रहते हैं तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से हवा भी चलती रहती है। तो धरती पर हवा चलते रहती है तो उससे क्या होता है कि नीचे में धरती पर के जो घास होते हैं या फिर और भी पौधे होते हैं वो धरती में झूम झूम करके पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश को उत्पन्न करते हैं। तो जो धन आवेश है वो ऋण आवेश को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, और उस ऋण आवेश को, निगेटिव चार्ज को धरती तक लाने में हेल्प कौन करता है तो नमी यानी मॉइस्चर, यानी पानी पड़ता हुआ रहेगा तो वही पानी जो है निगेटिव चार्ज को धरती तक लाने में मदद करता है, जिसके कारण धरती पर आकर के
ठनका गिर जाता है। अक्सर आप लोगों ने यह बोलते सुना होगा कि यदि गोबर पर ठनका गिर जाता है, लोगों की यह मान्यता है कि गोबर पर ठनका गिर जाता है तो वह सोना बन जाता है। अरे दोस्तों, आप ये सोचिए कि गोबर जब भी होगा तो नीचे होता है, धरती पर होता है ना, क्योंकि मवेशी से गोबर उत्पन्न होता है। तो जब भी होगा धरती पर, तो धरती में नीचे, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में नीचे में जमीन पर तो गिरेगा नहीं, तो आखिर वो गोबर होगा कैसे? गोबर जो है वो सोना होगा कैसे? क्योंकि इसके लिए सबसे पहले जरूरी है, ठनका या वज्रपात के लिए ऊंचा चीज का होना जरूरी है। क्योंकि ऊंचा चीज पर, ऊंचा बल्कि मकान हो या ऊंचा टावर हो या ऊंचा फिर कोई पेड़ हो, इस पर अटैक सबसे ज्यादा करता है क्या? तो वज्रपात या ठनका। तो कुछ सावधानियां ऐसी है जिसे हम अपना करके वज्रपात या ठनका से बच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सावधानियां आप लोगों को बरतने की ज़रूरत है। यदि सावधानियां नहीं बरतते हैं तो मैं बिहार सरकार की बात कर रहा हूं कि बिहार सरकार जो है ठनका या वज्रपात से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए की अनुदान देती है सहायता के रूप में। लेकिन यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति यदि कमाऊ है और उसी व्यक्ति पर यदि ठनका गिर जाए, वह व्यक्ति की मौत हो जाए और सरकार के तरफ से उसको 4 लाख रुपया मिल जाए, तो क्या उस व्यक्ति की भरपाई को पूरा किया जा सकता है? नहीं पूरा किया जा सकता है। क्योंकि यदि वह व्यक्ति जीवित रहेगा तो एक दिन डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, तो कितने करोड़ वो कमा सकता है। इसलिए उस भरपाई को 4 लाख से पूर्ति नहीं किया जा सकता है ना। इसलिए हम लोगों का यह फर्ज बनता है कि वज्रपात या ठनका से कुछ सावधानियों को बरतें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको करना क्या है कि यदि आप घर में हैं तो घर में ही सावधानी पूर्वक रहें, बाहर ना निकले। यदि बिजली कड़कड़ा रही है तो घर के दरवाजे खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। बिजली के जितने सारे चलने वाले उपकरण हैं, जैसे पंखे हो गए या फिर फ्रिज हो गया, एसी हो गया, उसे बंद कर देना चाहिए। हमें पानी का जो नल है उसे भी छूना नहीं चाहिए। उसके बाद ये तो हो गई आपके घरेलू उपकरण, मतलब घरेलू सावधानियां हो गया जिसको हम अपना सकते हैं। और यदि हम बाहर में हैं, चूंकि महिलाओं की अपेक्षा लगभग पुरुषों पर ही ठनका या वज्रपात सबसे ज़्यादा गिरता है। इसका कारण ये है कि महिलाएं तो निश्चित रूप से ज़्यादातर घर में ही घरेलू काम ही करती है, लेकिन पुरुष जो है बाहरी काम करते हैं। इसलिए लगभग 75% यानी 75% पुरुषों पर ही वज्रपात या ठनका गिरने की संभावना रहती है, और ये गिरती भी है। जबकि 25% जो है वो महिलाओं को ये अटैक करता है। तो यदि आप बाहर में हैं, तो यदि अचानक बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दे तो किसी भी ऊंचे दरख्त या ऊंचे पेड़ के नज़दीक में आपको नहीं जाना है। क्योंकि ऊंचे पेड़ के नज़दीक में यदि आप रहते हैं तो उससे आप भारी नुकसान आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि उससे जान भी जा सकती है। क्योंकि उसी पेड़ पर सबसे पहले ठनका गिरने की प्रबल संभावना होती है। तो किसी पेड़ के पास आप न जाएं, बल्कि पेड़ यदि आस पास में यदि मकान है तो उस मकान में आप शरण ले लीजिए, है ना। और यदि कोई उपाय नहीं लग रहा है तो सीधा आप क्या करिए कि अपने घुटने के बल पर, मतलब नीचे में जो दोनों एड़ी है, आपका एड़ी है, उसको सटा करके नीचे बैठ जाना चाहिए। नीचे की ओर कान बंद करके जो है बैठ जाना चाहिए। जमीन पर कभी नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि जमीन पर अगर लेटेंगे तो ऊपर से बादल वाला निगेटिव चार्ज है, धरती का पॉजिटिव चार्ज है, तो करंट मार सकता है। तो धरती पर कभी नहीं लेटना चाहिए। बस एड़ी सटाकर कान बंद करके बस घुटने के बल पर मुड़ी को नीचे झुका करके बस बैठ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कि कभी भी खाली पैर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि खाली पैर रहेंगे धरती पर तो समझिए कि एक प्रकार के हमें धरती से अर्थिंग मिल जाता है, तो वो हमारे जान के लिए खतरा हो सकता है। यदि आप खड़े भी रहोगे तो सबसे पहले ठनका जो है आप पर गिरने की प्रबल संभावना हो सकती है। यदि आप मित्रों के बीच में हैं तो कम से कम 15-15 फीट की दूरी पर एक दूसरा से बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जोड़े घंघेट करके जमावड़ा लगा करके हम लोग बैठ जाएंगे, वो आपका ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। और यदि ठनका ठनकने के बाद यदि आप दौड़ने लग रहे हैं,
दौड़ करके घर भागने लग रहे हैं वो भी काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि यदि आप जितने दौड़ रहे हैं तो आपके पैर की रगड़ से जो है माने पैर के रगड़ से भी जो है चार्ज उत्पन्न होगा, धरती में चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होगा तो आप पर ठनका गिरने की प्रबल संभावना हो सकती है। तो ये सभी सावधानियां जो है आपको बिल्कुल बरतनी है। बिजली के पोल के पास या फिर टावर के पास आपको बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहना है। यदि आप किसी गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं तो उसके शीशे को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ताकि इसके प्रकोप से आप बचे रह सकें। फिर दोस्तों, आप लोग को हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी ठनका या बिजली गिरती है तो आप लोग आकाश में देखते होंगे कि बिजली की चमक पहले दिखाई देती है जबकि गर्जन बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको जानना चाहिए कि जो प्रकाश का वेग है ना, माने वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो देखिए प्रकाश का वेग जो है कितना होता है, तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसे किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर जाता है, जबकि जो साउंड का वेग है ना, आवाज़ का होता है, वो होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में मात्र जो साउंड है, आवाज़ है हमारा, वो जाता है 330 मीटर। यदि इसे ऐसे लिखा जाए तो लगभग 390 हो जाएगा, 339, यानी लगभग 1 किलोमीटर जो है ये कितना देर में जाएगा, तो 3 सेकंड में जाएगा। यानी सोच के देखिए कि आवाज़ जो है 3 सेकंड में 1 किलोमीटर जाता है, जबकि 1 सेकंड में प्रकाश जो है कितना दूर जाता है, तो 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो सोच लीजिए कि किसका वेग अधिक हुआ, तो प्रकाश का वेग अधिक हुआ, और किसका वेग कम हुआ, तो साउंड का वेग, आवाज़ का वेग कम हुआ। इसलिए जो है हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देती है तथा गर्जन जो है वो बाद में सुनाई देती है ना। अब देखिए, आपको अंत में एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि सबसे खतरनाक है क्या, कि प्रायः बिजली या ठनका यदि ठनकने लगता है तो लोग छत पर रहते हैं या फिर बारिश हो रही है, मोबाइल से बात करते रहते हैं, तो ये काफ़ी जानलेवा है, क्योंकि मोबाइल का जो संपर्क है नज़दीकी टावर से रहता है, वो अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा बिजली को, है ना। इसलिए मोबाइल को स्विच ऑफ बिल्कुल कर देना चाहिए खुले में, यानी जब आप किसी मैदान में रहें तो मोबाइल का यूज बिल्कुल नहीं करें, है ना। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप सुरक्षित रहें, यही हमारी शुभकामना है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।